गाज़ा के बाद लेबनान और लेबनान के बाद अब सीरिया। इसराइल ने अब सीरिया में भी हमले तेज कर दिए हैं। हालांकि सीरिया में इसराइल हमेशा से हमले करता रहा है। गोलान हाइट्स को कब्जे में भी कर लिया और ज़्यादा हमले करके सीरिया की और जगहों पर भी इसराइल कब्जा करना चाहता है। इसलिए समय समय पर सीरिया को निशाना बनाता रहता है, लेकिन अब हमले तेज कर दिए हैं। इसराइल की एयरफोर्स ने परसों भी एलेप्पो और इदलिब में हमले किए थे। कल भी इसराइल की एयरफोर्स ने शाम के वक्त में जो गोलान हाइट्स है, जो पहले सीरिया का हिस्सा था, अब उस पर इसराइल ने कब्जा करके अपनी बस्तियां बसा ली हैं। गोलान हाइट्स की तरफ से इसराइल की एयरफोर्स ने सीरिया के दमिश्क का जो ग्रामीण इलाका है वहां पर हमले किए और सैयदा जैनब इलाके में भी कई सारे हवाई हमले किए। शाम 5:30 बजे के वक्त में ये हमले हुए। इसराइल के इन हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हो गई और तकरीबन 20 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। अब इसराइल ने ये जो सीरिया पर हमले किए, क्या यहां पर भी आतंकवादी छिपे हुए हैं आम लोगों के ऊपर? सैयदा जैनब एरिया ऐसा है जहां पर बहुत सारे आम लोग रहते हैं सीरिया के। दमिश्क का जो ग्रामीण इलाका है वहां पर सीरिया के गांव के लोग रहते हैं, वो भी आम लोग हैं। लेकिन इसराइल इस तरह से हमले करके डरा कर और जगहों पर शायद कब्जा करना चाहता है। अभी मैंने आपको पिछले हफ्ते ये बताया था कि जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उन्हें नेतन्याहू ने धमकी दी थी कि आपकी सरकार को हम बहुत जल्द उखाड़ फेंकेंगे। फिलहाल कल शाम के वक्त में नेतन्याहू ने टीवी पर आकर एक लंबा चौड़ा भाषण दिया और अपने इस भाषण के दौरान उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की भी बात की। नेतन्याहू ने कहा कि जब से डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीते हैं तब से मैंने उनको 3 बार फोन कर लिया है। 3 बार मेरी डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात हो चुकी है और हम आगे अच्छे संबंध बनाने को लेकर चर्चाएं कर रहे हैं। जिस तरीके से अभी तक हमारे संबंध अमेरिका के साथ बने हुए थे, मिडिल ईस्ट में हम ईरान के लिए उसी तरीके के संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसने और भी बहुत सारी बातें अमेरिका और इसराइल के रिश्ते को लेकर कहीं। इस तरह की चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए हमारे अमेरिका के साथ कितने अच्छे संबंध पहले भी थे और डोनाल्ड ट्रंप भी उसी तरीके के संबंध हमसे बनाकर रखे। इसने ईरान का नाम भी लिया कि ईरान के खिलाफ, ईरान को रोकने के लिए अमेरिका और इसराइल को एक बार फिर से काम करना होगा। मतलब ये डोनाल्ड ट्रंप को पूरी तरीके से फुसलाने में लगा हुआ है, ईरान का डर दिखाकर और न जाने किस किस का डर दिखाकर यही बातें करता होगा। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि अमेरिका के बिना ये कुछ नहीं है और ये बात इसको भी अच्छे से मालूम है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के ये चूमने में लगा हुआ है। फिलहाल लेबनान के बॉर्डर पर इजरायली सेना जमीनी ऑपरेशन करने उतरी थी, लेकिन अभी तक लेबनान के बॉर्डर को फतेह नहीं कर पाई है। अल मयादीन की रिपोर्ट के मुताबिक करंट टाइम में इसराइल की जो रिजर्व सेना लड़ रही है, उस रिजर्व सेना के कमी होने की जानकारी इजरायली सेना की तरफ से दी गई है। इसराइल के अंदर अगर 2 लाख सैनिक हैं जो ज़मीनी स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो तकरीबन 2 लाख रिजर्व सैनिक मौजूद रहते हैं जो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करके फौजी बन जाते हैं और उनको फिर लड़ने के लिए बॉर्डर पर भेज दिया जाता है। तो जो रिजर्व सेना वहां पर पहुंची थी, उनको बहुत ज़्यादा चोटें पहुंची। कह सकते हैं कि लेबनान के बॉर्डर के अंदर जो सेना घुसी थी उसमें ज़्यादातर जो सैनिक थे वो रिजर्व सैनिक ही थे। और ये जो रिजर्व सैनिक होते हैं ये प्रॉपर सैनिक नहीं होते हैं। कोई बैंक सेक्टर में काम करता है, कोई किसी और ऑफिस में काम करता है, लेकिन सबको ट्रेन कर दिया जाता है लड़ाई लड़ने के लिए, तो उनको रिजर्व सैनिक का नाम दिया जाता है। फिलहाल गंभीर रूप से हिजबुल्लाह ने घायल किया, काफ़ी मौतें भी हुई, जिसके बाद अब खुद जानकारी दी है इजरायली सेना ने कि रिजर्व सैनिकों की कमी हो गई है। लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने एक जानकारी और दी कि कल उनके लड़ाकों ने दक्षिणी लेबनानी सीमावर्ती शहर कफर किला के पास एक इजरायली बुलडोजर को निशाना बनाया और उसको नष्ट कर दिया, क्योंकि इजराइल का यह बुलडोजर शहर के घरों को नष्ट कर रहा था। हिजबुल्लाह ने कहा कि बुलडोजर का जो चालक दल था उसकी मौत हो गई, साथ ही साथ कुछ और जो सैनिक वहां पर मौजूद थे उनको बहुत ज़्यादा चोटें भी आईं। घरों को नष्ट कर रहा था, हमने उसको ही नष्ट कर दिया। दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच पिछले 1 महीने में जो कुछ हुआ वो सारी चीज़ें आपको मालूम हैं। 1 अक्टूबर को ईरान ने हमला किया, उसके बाद इजराइल ने एक हमला कर दिया, लेकिन अब दोनों देश एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर चुनाव हो गया, इसलिए थोड़ी सी खामोशी है अभी मिडिल ईस्ट के अंदर। लेकिन दोस्तों, ये खामोशी ऊपर ऊपर की है, लेकिन अंदर अंदर ये लोग अभी भी लड़े जा रहे हैं। साइबर हमले लगातार एक दूसरे के ऊपर जारी हैं। इजराइल के हैकर्स भी ईरान की बहुत सारी वेबसाइट को हैक करते हैं
अभी 2 हफ्ते पहले ही मैंने आपको खबर दी थी कि ईरान के बहुत सारे ज़रूरी ऑफिस की वेबसाइट को हैक कर लिया गया था। लेकिन दोस्तों, इस वक्त ईरान के हैकर इजराइल के हैकर से काफ़ी आगे हैं। इजराइल के अंदर रोजाना साइबर हमले हो रहे हैं। इजरायली क्रेडिट कार्ड कंपनी ने इस बात की जानकारी दी कि उस पर भारी साइबर हमले हो रहे हैं, जिससे इजराइल में क्रेडिट कार्ड कामों में बहुत दिक्कत आ रही है। साथ ही साथ ईरान में भी कुछ सरकारी कंपनियों में काम में रुकावट आने की खबरें सामने आई हैं। लगातार हैकर्स ग्रुप एक दूसरे देशों के ऊपर साइबर हमले कर रहे हैं। गाजा की तरफ वापस आते हैं। गाजा में अभी भी इजराइल की सेना मौजूद है और हमास के लड़ाकों से उनकी झड़पें हो रही हैं। हमास ने कल शाम एक बयान जारी करते हुए कहा, उत्तरी गाजा पट्टी में बेतलाहिया के उत्तर में आरपीजी के साथ 15 सैनिकों की एक इजरायली पैदल सेना को निशाना बनाया गया, जिसके बाद हल्के हथियारों और हथगोलों का इस्तेमाल करके करीब से हमला किया गया। उत्तरी गाजा पट्टी में जवालिया शिविर के सेंट्रल में अल यासीन 105 और टैंडम गोले के साथ 2 सैन्य वाहक और एक विस्फोटक उपकरण के साथ एक सैन्य बुलडोजर को निशाना बनाया गया। तो हमास के लड़ाकों से जितना हो सक रहा है वो गाजा के अंदर इजरायली सेना को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हालांकि ये बात भी सच है कि हमास काफी कमजोर हो चुका है। उस तरीके से हमास की तरफ से अब हमले इजराइल की तरफ नहीं किए जा रहे हैं जो जंग की शुरुआत में किए गए थे। इजरायली वाईनेट का कहना है कि नेतन्याहू बंधकों को मरने का इंतजार कर रहे हैं। गाजा में बंधकों का मुद्दा स्वाभाविक और दुखद तरीके से हल किया जाएगा। इजराइल की मीडिया लगातार ये बात कह रही है, कुछ मीडिया चैनल जो सरकार से सवाल पूछते हैं कि नेतन्याहू इंतजार कर रहे हैं कि वो मर जाएं, उसके बाद हम पूरे गाजा को तबाह कर दें। और यही है दोस्तों इसका प्लान। इसको एक मौका मिल जाएगा इस बात को कहने का कि देखिए इन लोगों ने हमारे बंधकों को मार दिया। शायद इसीलिए ये छुड़वा भी नहीं रहा है कि अगर बंधक छूट जाएंगे तो फिर और देश जो हैं वो इसके ऊपर प्रेशर डालने लगेंगे कि भाई आपके बंधक तो छूट गए, अब आप यहाँ पर कुछ करें, शांति करें। सिर्फ बंधकों की आड़ में ये इंतजार कर रहा है वाकई में कि वो मरें और हम आगे कुछ करें बड़ा। दोस्तों, इजरायली अखबार हारेत्स के बारे में आप लोगों को मैं लगातार बताता रहता हूं कि ये एक ऐसा अखबार है जो सरकार से सवाल पूछता है, जो सच्चाई दिखाने की कोशिश करता है। उसने लिखा कि ट्रंप ने नेतन्याहू को हटाने का एक प्लान बनाया है। भले ही नेतन्याहू से कितने भी गहरे दोस्ती वाले संबंध हैं डोनाल्ड ट्रंप के, लेकिन उनको हटाने का एक मौका भी ट्रंप कभी नहीं चूकेंगे। नेतन्याहू का संरक्षण और समर्थन वित्तीय और राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत बोझिल हो चुका है और उनके साथ आगे सहयोग वॉशिंगटन यानी अमेरिका के हितों के विपरीत हो सकता है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को हटाने का अगर कोई मौका आता है तो चूकेंगे नहीं, हटा ही देंगे इनको पद से और इनसे दूर हो जाएंगे। ऐसी बात हारेत्स लिखा है। लेकिन दोस्तों, ये मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि अमेरिका को भी मालूम है कि इजराइल के साथ मिलकर ही वो मिडिल ईस्ट में अपनी धौंस जमा सकता है। कल मैंने आपको एक और खबर दी थी कि स्पेन ने अमेरिका के एक जहाज़ को अपनी बंदरगाह पर रुकने और वहां से गुजरने की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि वो जहाज़ गोला बारूद भर के इजराइल की तरफ जा रहा था। स्पेन ने रोक लगा दी। लेकिन दोस्तों, मोरक्को एक मुस्लिम देश जिसने अमेरिका के जहाज को अपने बंदरगाह पर रुकने और वहां से गुजरने की इजाजत दी। स्पेन मुस्लिम देश नहीं है, मोरक्को मुस्लिम देश है और मोरक्को ने ऐसा पहली बार नहीं किया है। मोरक्को इससे पहले भी स्पेन के द्वारा रोके गए जहाज़ों को अपनी बंदरगाह पर रुकने की इजाज़त देता है। तो जब अपने ही दगाबाज हों तो गैरों से शिकवा क्या ही करना। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।